नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 का हमने कवर कर लिया है और तो आज हम लेके आए हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी हो गया, इतिहास हो गया और ये पॉलिटी हो गया, ये तीनों का कंप्लीट करवाने वाले हैं इस चैनल पे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये कोर्स कंप्लीट पूरा कर लिया जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 7 की, हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसकी बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे विषय सूची। देखिए विषय सूची में पहले हम क्या अध्याय 1 में, देखिए अध्याय 1 में है पर्यावरण, अध्याय 2 में है हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी है, उसके बाद अध्याय 3 में हमारी बदलती पृथ्वी, अध्याय 4 में है वायु, अध्याय 5 में है जल, अध्याय 6 में है आपको प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, अध्याय 7 में है पर्यावरण मानवीय पर्यावरणीय पर्यावरण बस्ती परिवहन एवं संचार, अध्याय 8 में है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, और अध्याय 9 में है रेगिस्तान में जीवन। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं आपको अध्याय नंबर 1 पर्यावरण से। तो आइए देखते हैं। अब चैप्टर हमारा है, जैसे कि शुरुआत में जो है काफ़ी कुछ कहानी की तरह दिया हुआ है, तो वो अगर हम पढ़ने जाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद होगा और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह होंगे, तो आपको पता ही है कि 7th में उतना खास नहीं है, वो बेसिक जानकारी आप लोग को है ही। तो इसमें हम जो भी पॉइंट पे आपको क्वेश्चंस बना सकता है बीपीएससी के द्वारा, तो वो पॉइंट सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए जैसे कि यहाँ पे पर्यावरण का घटक दिया हुआ है, तो पर्यावरण के घटक पे चर्चा करते हैं। तो इसमें बात करें कि पर्यावरण के 3 घटक यहाँ पे दिया गया है कि मानव है, मानव निर्मित है और प्राकृतिक है। तो पर्यावरण के प्राकृतिक घटक की बात करें तो इसमें आ जाता है वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल। ये 4 जो है प्राकृतिक घटक है पर्यावरण के। उसके बाद मानव निर्मित की बात करें तो इमारत, पार्क, पुल, सड़क और ये वगैरह जितना भी है, उद्योग और स्मारक, ये है। उसके बाद मानव की बात करें, इसमें पर्यावरण के रूप में अगर मानव को घटक अगर गिना जाए तो इसमें है एक व्यक्ति, उसका परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये भी जो है पर्यावरण के घटक के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ऊपर वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं ये आप थोड़ा सा ब्रीफ में जो अभी दिया हुआ था उसमें आपको समझ में आ गया कि जीवित प्राणी, चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वातावरण, वस्तुएं इत्यादि जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। क्या होता है? पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय, अजीवीय, मतलब जैव और अजैव दोनों परिस्थिति को मिलाकर जो है बनता है, उसे कहते हैं हम पर्यावरण। तो आइए पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसमें क्या है कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ये आप सभी को पता है। और उसके बाद है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित हैं। ठीक है, आइए अब इसके संबंध में कुछ तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तथ्य के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोरी जो ऊपर का स्थलमंडल होता है पृथ्वी का, यह चट्टान खनिज से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। मतलब कहा जा रहा है कि मिट्टी ऊपर में होता है, उसके नीचे जो है चट्टान है। यह पहाड़, पठार, मैदानी घाटी इत्यादि विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। जैसे कि हमारे भारत को ही देख लीजिए आप, यहाँ पे पठार, मैदान, पहाड़ वगैरह सब महाद्वीपीय, वो क्या बोलते हैं, पठार भी है, सब जगह सब तरह की स्थलाकृति पाई जाती है। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है सब तरह की स्थलाकृति पाई जाती है स्थलमंडल पे। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्ती के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है तथा यह खनिज संपदा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपको पता है। तो आइए ये यहाँ पे दर्शाया गया हुआ है अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग रीजनिंग में करते हैं ना कि वो किस में शामिल होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। इसकी बात करें तो जलमंडल यहाँ पे है, वायुमंडल यहाँ पे है, जैव मंडल यहाँ पे है और स्थलमंडल। तो जिसमें ये सारे जो कॉमन आते हैं तो उसे जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है,
ये इसमें जो जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थलमंडल, ये शामिल होकर जो बनाते हैं मंडल वो होते हैं जैव मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशय से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणी के लिए आवश्यक है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो वायुमंडल को थामे रखता है, ये सब हमें पता है। ठीक है, यह सूर्य क्या है, यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणें से हमारी रक्षा करता है वायुमंडल जो है। आगे आगे लिखा है कई प्रकार के गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में। परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वायुमंडल में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो जलवायु और मौसम के परिवर्तन का कारण बनता है। पादप जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ये कहा जा रहा है। उसके बाद परितंत्र, परितंत्र क्या है इसके बारे में कहानी दिया हुआ है, तो ये हमें नहीं देखना है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ से है तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। आपको पता है सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जो है पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारी का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही जो है पारितंत्र का निर्माण करता है। ये बीपीएससी में शायद एक बार स्टेटमेंट दिया भी था, पूछा भी था कि पारितंत्र क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, तो आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारी का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसे पारितंत्र कहा जा सकता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल भी एक पारितंत्र हो सकता है, ये कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि रवि पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह एक पारितंत्र बनाता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मानव अपने पर्यावरण में जो है पारस्परिक क्रिया करके उसमें जो अनावश्यक हस्तक्षेप भी करता है, उसमें परिवर्तन करता है। तो प्रारंभिक काल में जो मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ इस कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनके परिवर्तन के कई तौर तरीके सीख लिए। उसे फसल उगाना शुरू, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ और व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि किसी तरह से शुरुआती समय में जो है कम लोग थे, जनसंख्या कम था, तो प्रकृति उसके लिए सारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती थी। लेकिन अब अनावश्यक हस्तक्षेप से जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पे कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कहानी दिया हुआ है तो ये हमें पढ़ना नहीं। ठीक है, तो यहीं तक दिया हुआ था यहाँ पे अध्याय 1 में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 को हम देखेंगे अब। तो आइए अब देखते हैं हम अध्याय 2, जो कि जिसमें है हमारे पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। तो जो हमने अध्याय मतलब ये क्लास 6 में हमने पढ़ा हुआ था कि अंदर की बल और बाहर के बल के माध्यम से जो है पृथ्वी पर जो है भूपटल में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जो कि अंतरक्रिया बल और बाह्य क्रिया का बल का परिणाम होता है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी में ये दिया रहता है, तो ये आपको सोचना चाहिए अच्छे से, उसके बाद सही रहता है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर नीचे गहरा है। सबसे गहरी खान की बात करें अगर तो ये साउथ अफ्रीका में आपको 4 किलोमीटर नीचे है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं अभी तक। वर्तमान में
तेल की मतलब जो है खोज किया गया है, तो 6 किलोमीटर नीचे जो है गहराई तक खोद चुके हैं। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6,000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा, जो कि असंभव है। वहाँ पे इतना ज़्यादा ताप है कि आप नहीं खोद सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आज बेसिक सा नॉलेज यहाँ पे पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक मिनट, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रॉपर्टी कहते हैं, उसके नीचे जो होता है स्थलमंडल, उसके बाद होता है उसके नीचे मेंटल, तो उसके बाद होता है, इसके बाद नीचे होता है क्रोड, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी जो है एक ऊपर के एक संकेंद्री परत से बनी हुई थी। आपने प्याज देखा होगा कि प्याज में जो है लेयर बने रहते हैं, तो लेयर की तरह ही पृथ्वी है, ठीक है, यही कहा जा रहा है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर होता है। तो ये हमारा VVI इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, जिस पे आपको स्टेटमेंट बना सकता है, ठीक है। तो यह महाद्वीपीय संहति में जो है 35 किलोमीटर महाद्वीप पे, ठीक है, और 5 किलोमीटर मतलब समुद्र तल के स्थल से जो है वहाँ से काउंट करें तो 5 किलोमीटर वहाँ से हो जाएगा परपट्टी को, ठीक है। उसके बाद महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। एल्युमिना से Cl जिसे कहते हैं, Si+Al, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसलिए इसे Cl यहाँ के लिखा हुआ है, तो सिलिका एवं एल्युमिना कहा जाता है। आगे है सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई होती है, ठीक है, कहा जाता है। महासागर की परपट्टी, जो महासागर की बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। सीमा होता है जिसे कहा जाता है, ठीक है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, ठीक है, परपट्टी के नीचे मेंटल होता है, उसके नीचे होता है कोर, ठीक है, जो कि उसके जो है उतना से 2900 किलोमीटर तक जो है मेंटल का भाग होता है, आपने पढ़ा हुआ है सब, गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है क्रोड कहलाती है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर से है। यह मुख्यतः निकेल और फेरस यानी कि लोहे का बना होता है, जिसे नीफे कहा जाता है। यह केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी होता है। ये भी हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना चाहिए कि पृथ्वी का 1% हिस्सा ही परपट्टी के अंतर्गत आता है। उसके बाद 84% मेंटल के अंतर्गत आता है और 15% जो है हिस्सा क्रोड के अंतर्गत आता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें 6,371 NCERT के अनुसार, अगर आप मानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप NCERT के अनुसार जवाब देना होगा। तो 6,371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या मानी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेल से बने हुए हैं। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को जो है सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के सभी प्राकृतिक पिंड को, पृथ्वी का जो परपट्टी बनाता है जो भी उसमें प्राकृतिक पिंड मौजूद होते हैं उसे सेल कहा जाता है। सेल विभिन्न रंग एवं आकार एवं गठन हो सकते हैं। तो सेल का जो है विभिन्न प्रकार के रंग, उसके आकार अलग, उसका गठन जो है किस तरह से वो बना हुआ है तो उसका अलग अलग हो सकता है सेल का। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय आपको पता है, अवसादी और कार्यांतरित। उसका इंग्लिश दिया हुआ है कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता है, ठीक है, फिर भी दिया हुआ है तो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इनमें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, ठीक है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है या ठंडा जो हो जाता है, ठोस बन जाता है, परपट्टी इस प्रकार बने सेल को बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहा जाता है। जो भी बाहर आ जाता है तो उसे बहिर्भेदी सेल कहते हैं, जो अंदर ही जम जाता है उसे अंतर्भेदी सेल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो बेसाल्ट
दक्कन पठार पर बेसाल्ट, दक्कन पठार जो है बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्वती के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार को जो है अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है, जो कि धीरे धीरे ठंडा होता है। ये दोनों जो है धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने के रूप में ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है, मतलब बेसाल्ट जो है अग्नि में ये ऊपर वाला सेल का उदाहरण है, जबकि ये जो है क्या बोले ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी अग्नि सेल का उदाहरण है। ये आप ध्यान रखिएगा। लई मसाले तथा दोनों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थर का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। यहाँ पे क्या छूटा, इग्नियस के बारे में है। लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री की बात करें तो ये भी लैटिन शब्द है सेडिमेंट, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक की बात करें तो यह एक ग्रीक शब्द है। तो इग्निशियस और सेडिमेंट्री जो है लैटिन शब्द है, जबकि मेटामॉर्फिक जो है ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल, पवन द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर परिवहन के माध्यम से जमा कर लिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद बनकर दबकर ठोस एवं कठोर सेल को परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेल को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के बलुआ पत्थर आपने देखा होगा कि वो अवसादी है। ठीक है, रेत के दाने से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु के सभी जीवाणु जो कभी इन सेल पर रह रहे थे जीवाश्म भी हो सकते हैं। अवसादी में और अग्नि में नहीं होते हैं, जबकि अवसादी में जो है यहाँ पे क्या था, अग्नि सेल में जो है ये जीवाश्म नहीं होते हैं, जबकि ये जो है अवसादी सेल में जीवाश्म होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यान्तित सेल में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन होता है। कहा जा रहा है कि चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में परिवर्तन हो जाता है कार्यान्तित होने के बाद, और चूना पत्थर जो है ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। उस प्रकार से बने सेल को कार्यान्तित सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेल में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ये खेल दिया हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी ये जो है यहाँ पे लिखा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम अभी देखेंगे यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय बन जाते हैं? अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, और ताप दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद है अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कार्यान्तित सेल भी पुनः पिघल जाता है। तो पिघलने के बाद फिर से मैग्मा बन जाता है, तो यह पुनः जो है आपको अग्नेय सेल बन जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि सब एक दूसरे में मतलब परिवर्तन होता रहता है। कार्यान्तित कभी मैग्मा बन जाता है, ठीक है, मैग्मा से आपको अग्नेय बन जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर देखिए यहाँ पे, तो मैग्मा से आपको अग्नेय सेल बन जाता है। अग्नेय सेल से अवसादी टूट फूट कर फिर जमा होकर अवसादी, फिर अवसादी के बाद कार्यान्तित बन जाता है। कार्यान्तित के बाद फिर पुनः जो पिघल जाता है और एक जगह जमा हो जाता है, तो वो वहाँ से फिर बन जाता है मैग्मा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें अग्नेय सेल से डायरेक्ट कार्यान्तित बन सकता है, उसके कार्यान्तित से डायरेक्ट टूट फूट कर अवसादी बन सकता है, इस तरह से दिया हुआ है। फिर अवसाद से डायरेक्ट मैग्मा में आपको पिघल कर फिर से जो है अग्नेय सेल बन सकता है, ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं। सेल विभिन्न खनिज से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक के रूप में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक था हमारा चैप्टर 2।
तो आइए आप देखते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारी बदलती पृथ्वी। तो आइए देखते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये आप सभी को पता है कि स्थलमंडल 7 मुख्य प्रकार के प्लेट में विभाजित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति के से चारों तरफ घूमती रहती है। पिछले वर्ष कुछ मिलीमीटर से लगभग प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर जो है पिघले मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो कि हम ऐसे क्लास जो है 11th में अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे कि अंदर से जो है किस तरह से रेडियो एक्टिविटी क्रिया होने के कारण इस तरह का कार्य होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता है, जैसे क्रियाकलाप में दिखाया गया है। कहाँ पे दिखाया गया है? हाँ, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से ऐसे होता है। तो ये स्थलमंडल एक दूसरे से टूट होकर जो है दूसरी तरफ अपना अपना स्थान खिसका लेता है। ठीक है, इसी तरह से है जो अंतर्जात बल इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण वे गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनिक बल कहा जाता है, एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। जो बल पृथ्वी के सतह से उत्पन्न होकर होते हैं उसे बाह्यजनिक बल कहा जाता है। जैसे कि उसका इंग्लिश में कहा जाए तो एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। चित्र 3.1 में कौन सा है? 3. हाँ, ये नीचे में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अंतर्जनित बल के अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें पृथ्वी की गतियाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 प्रकार की होता है अंतर्जनिक और बाह्यजनिक बल के कारण जो है पृथ्वी की गतियाँ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे अंतर्जनिक फोर्स की, इंडोजेनिक फोर्स की बात करें यहाँ पे, तो आकस्मिक में अगर पटल विरूपणी बल में देखें तो इसका 2 भाग है अंतर्जनिक बल का, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक में आपको पता है कि भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये जो है आकस्मिक बल है, अचानक चेंज हो जाता है। उसके बाद पर्वत निर्माणकारी बल अगर बात करें तो यह एक पटल विरूपण बल है जो कि हजारों लाखों सालों में जो है यह घटना घटती है। तो ये अंतर्जनिक बल 2 प्रकार के होते हैं, आकस्मिक और पटल विरूपण, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखें बहिर्जात बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स की बात करें अगर, तो अपर्दन और निक्षेपण मुख्यतः यहाँ पे है। अपर्दन होता है, उसके बाद नदी में बह के वहाँ पे निक्षेपण हो जाता है, उसके बाद जो है कोई पहाड़ पठार वगैरह बन जाता है। ठीक है, तो यही है दिया हुआ है, नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये जो है बाह्यजनिक बल का उदाहरण है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है ज्वालामुखी। भूप्रपट्टी में खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, यह बेसिक सा जो है परिभाषा दिया हुआ है ज्वालामुखी का। अब देखते हैं, एंडो मतलब होता है अंतः और एक्सो मतलब होता है बाह्य। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, और जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। अब यहाँ पे देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी यहाँ पे मेंटल के यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर होता है, ये हम जो है 11th में अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे मैग्मा है, यहाँ से फिर जाता है और कभी कभी इसके माध्यम से इधर से भी निकल जाता है, कभी कभी यहाँ पे जम जाता है लहरदार आकृति में, गुंबदाकार रूप में, इस तरह से उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडल जो है प्लेट की गति करने पर पृथ्वी के पर कंपन होती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे जहाँ स्थान कंपन आरंभ होता है वह उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ भूप्रपट्टी के नीचे जहाँ कंपन शुरू हुआ तो उस क्षेत्र को कंपन केंद्र उद्गम केंद्र कहा जाता है। ठीक है, उद्गम केंद्र से भू सतह पर अगर डायरेक्ट 90 डिग्री पे ऊपर निकटतम स्थान अगर ऊपर खींचें तो वहाँ पे एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र वहाँ पे होगा। ठीक है, अधिकेंद्र से बाहर की ओर कंपन तरंग के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता जो है कम हो जाती है। ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लेट है, प्लेट की सीमा 2 प्लेट जो टकराएंगी, जैसे कि ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो इससे घर्षण हो रहा है, तो यहाँ पे भूकंप जो है यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। यहाँ से ऊपर अगर 90 डिग्री
यहाँ ऊपर के क्षेत्र सतह पर की अगर बात करें तो वहाँ होता है अधिकेंद्र। और ये प्लेट की सीमा है आपको पता है। और यहाँ से दूरी अगर बढ़ाते जाएं तो यहाँ पे जो है कम क्षति होगी, यहाँ पे अधिक क्षति होगी। इसी प्रकार से कहा जा रहा है। आगे देखते हैं भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग एवं एल तरंग। ठीक है, ये भी क्लास 11th में जो है पूरे डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं यद्यपि भूकंप में भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार करें तो इसको प्रभाव को निश्चित रूप से हम कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुपात लगाते हैं, जैसे कि जानवर का व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछली की उत्तेजना, सांपों के धरातल पर आना। ये जो है मतलब पुराने ज़माने में ये तकनीक थी भूकंप को संभावना। उसके बाद देखते हैं भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में जो है रिक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, जिसमें काफ़ी लोग मरे थे। ठीक है, देखो तो स्कूल पर सर्वाधिक प्रभाव, स्कूल की इमारतें गिरने कम से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षक की मौत होने की आशंका है। यहाँ पे 2001 का बात कर रहे हैं, यहाँ पे भूज से तबाही ये दिया हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे स्केल के बारे में दिया हुआ है। तो भूकंप मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिससे भूकंप की तीव्रता 2+ अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता जो है 5 से अधिक होते हैं वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिस भूकंप की तीव्रता अगर 6+ है, यानी कि उससे अधिक है 6 से, तो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। और जिसकी तीव्रता 7 से अधिक है बहुत विनाशकारी माना जाता है। ठीक है, आगे बाकी दिया हुआ है कि भूकंप से बचाव से तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्य स्थलाकृति। अपक्षय अपर्दन नामक 2 प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपर्दन और अपक्षय बाह्यजनिक बल में अगर बात करें, अपर्दन और अपक्षय द्वारा जो है भूमि का पटल जो है लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से अपक्षय क्रिया होती है। भूदृश्य जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटक के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, नदी की कार्य, जैसे कि जल और पवन द्वारा जो है अपर्दित पदार्थ को एक जगह से दूसरे स्थान पे ले लिया जाता है और वहाँ पे निक्षेपित करके एक अलग परिधि मतलब बनता है। ठीक है, भूमि। आगे देखें, अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व में 1000 छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका में वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है, जो कि कैरो नदी पे है। आपने पढ़ा हुआ है कि कैरो नदी पे जो है एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा USA की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल्स जो है जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात है। यह बेसिक नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखते हैं नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ठीक है, यहाँ पे कठोर शैल है इसलिए इसको काट नहीं सकती है, तो यहाँ से जो गिरती है तो यह जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो भी शैल है, यहाँ पे मृदु शैल है, ये कट जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है गाढ़ा घाटी बन जाता है। जब नदी मैदान में क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग बहने लगती है। इन्हीं बड़े मोर को विसर्प कहा जाता है। इसके बाद विसर्प के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिर निकट आ जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग प्रकार की झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ये पानी जो है यहाँ से बहती थी, तो यहाँ पे ये कट गया और अब ये जो नदी जो है यहाँ से बनने लगी तो ये कट करके अलग हो गया, तो ये एक झील का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे ये चाप झील कहते हैं। ठीक है, गोखुर झील भी कहते हैं इसे। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है।
बाढ़ के कारण नदी तट के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इसी से जो है जो भी मैदान में जल फैला था तो वहाँ की उपजाऊ जो है बढ़ जाती है। कम समय के लिए अगर आए तो बढ़ जाती है, ज़्यादा समय के लिए आती है तो बालू से ढक देती है, जिस कारण वो मिट्टी नीचे रह जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ है कि नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र के पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। आपको पता है कि डेल्टा जो बनता है तो उसमें कई वितरकाएँ जो है नदी से निकल जाती हैं और बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मुख्य नदी है, यहाँ पे जो जब समुद्र से मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितने वितरिकाओं में जो है इससे ये विभाजित हो जाती है और ये इसी के क्षेत्र को जो है डेल्टा कहा जाता है। अभी आगे देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग से अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाती है। जैसे कि समुद्र का तट जो क्षेत्र है तो वहाँ पे समुद्री तरंग कार्य करती है उसको काटने के लिए। ठीक है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ यह दरार जो यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो ये छोटी सी दरार थी और ये बड़ी बड़ी होकर अपना अलग हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये बड़ी हो गई तो ये अलग एक निर्माण कर लिया। ठीक है, इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि छत केवल यहाँ पे बचा हुआ है तो ये अंदर गुम्बा थी वो है तो ये तटीय मेहराब कहलाती है। लगातार अपर्दन से छत भी तोड़ देता है और दीवारें बचती है, जिस आकृति को स्टैक कहा जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका जो ऊपर वाला छत जो है गिर गया है तो यह सिर्फ एक खंभे की तरह बच गया जिसे स्टैक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट को समुद्री भृगु कहा जाता है। ठीक है, समुद्री भृगु। समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा कर पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री तरंग जो है वहाँ पे किनारे पे अवसाद जमा करती है जिसे समुद्री पुलिन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हिमनद का कार्य। ये सब हम 11th में बहुत ही डीप से पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। जो हम जैसे कि हम कुछ नॉलेज तो होना चाहिए आगे पढ़ने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदी होती है। हिमनद अपनी नदी को कठोर चट्टान से गुलास में मिट्टी और पत्थर को अपरदित कर देती है और गुलास मिट्टी एवं पत्थर से भूदृश्य को अपरदित करती है। मतलब कहा जा रहा है कि हिमनद वहाँ से ऊपर से आती है तो वहाँ से कठोर चट्टान को जो है काटते हुए वहाँ से जो है पत्थर मिट्टी वगैरह को वहाँ से लेके आती है। ठीक है, और गुलास मिट्टी एवं पत्थर से भूदृश्य को अपरदित करती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है हिमनद गहरे गर्त का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ के पिघलने और उससे गर्त में जल भर जाता है, वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद की तरह लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित करते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोट का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, 66 या 67 में ये क्वेश्चन आप अगर चेक कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमोट में क्या होता है। ये ड्रमलिन से पूछा हुआ था तो उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स दिया हुआ था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी यहीं से डायरेक्ट उठाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं पवन का कार्य। क्या आपने रेगिस्तान देखा है? बालू के टिब्बे कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके टिब्बा बना हुआ है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन क्षेत्र अपर्दन एवं निक्षेपण का मुख्य कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार को सेल को देख सकते हैं जो समांतर छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग अपेक्षा निचली भाग को आसानी काटती है। ठीक है, ऊपरी भाग के जैसे कि यहाँ पे आपने इस तरह की आकृति देखी होगी, एक मिनट, ऐसे यहाँ पे जो है ऊपर भाग को नहीं काटती है, ये नीचे भाग को काटती रहती है हवा। ठीक है, वायु के द्वारा। तो यही कहा जा रहा है तो निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल का आधार जो है संकीर्ण और शीर्ष जो है विस्तृत होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना लेती है जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.1 में देख सकते हैं। रेत जो है यहाँ पे टिब्बा मतलब ये जो है बना हुआ है इस प्रकार से और यहाँ से पवन बहती रहती है इस करके, तो यहाँ पे जो है बन जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब बालू महीन कण हल्के होते हैं तो वायु उसको उठा कर अत्यधिक दूर तक ले जाती है और ये वायु कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं। तो इस तरह से एक मैदान बनता है।
तो जो जिसे लोहेस का मैदान कहते हैं, ठीक है। चीन में विशाल लोहेस मैदान निक्षेप है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ यहीं तक था आपको अध्याय 3, ठीक है। आइए अब देखते हैं अध्याय 4। तो आइए अब अगला चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है वायु, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु अनुकूल वायु प्रदान करता है एवं सूर्य के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि यह सुरक्षा चादर न हो तो हम दिन में के समय जो है सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं ठंड के समय में जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी पर तापमान अनुकूल बनाने के बाद यहाँ पे रहने योग्य बनता है, ठीक है, यही कहा जा रहा है। अब देखते हैं वायुमंडल का संगठन। तो ये हमने क्लास 6 में भी देखा था, तो इसमें भी देखते हैं। तो अनेक मिश्रण होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसी 2 गैस है जो वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग है। जैसे कि आप देख सकते हैं 21% ऑक्सीजन है और 78% जो है नाइट्रोजन है। बाकी अगर देखें तो यहाँ पे आर्गन है थर्ड स्थान पे, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कभी कभी मिस्टेक से आप सोचते होंगे कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और उसके बाद आर्गन है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद अन्य है, ठीक है। ये ध्यान आप रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल कण, छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होती हैं, जिसे चित्र संख्या 4.1 में हमने देख लिया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटक के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, या ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन में वायु सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हुए सीधे वायु नाइट्रोजन क्या कहा जा रहा है कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ में रहने वाले जीवाणु वायु से जो है नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देती है और जो पौधे उसको ग्रहण करते हैं, इस तरह से कहा जाता है। देखिए पौधे डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो पौधे में जो है होता है कुछ जीवाणु, तो वो जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं, जो कि आप जो है पौधे आराम से उसे ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन में वायु प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशुओं में सांस लेने वाले ऑक्सीजन प्रदान प्राप्त करते हैं। इसे हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ये आप सभी को पता है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है और हम वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन जो है बिगड़ जाता है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस दे देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं से बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा ली जाती है। इसी प्रकार जो है चक्र बना रहता है, ठीक है। गैस बराबर रहती है, इस प्रकार यह संतुलन बना रहता है, ठीक है। परंतु यह संतुलन कोयले एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से बड़ा गड़बड़ा जाता है। आपको पता है कि ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो फिर उसका चक्र जो है इम्बैलेंस हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु का जो है परिवर्तन होता है। उसका मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, जो अभी हमारा प्रमुख मुद्दा, अभी जो COP28 हुआ है तो उसमें भी प्रमुख मुद्दा यही रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन होती है और नीचे बैठ जाती है, इसलिए हम नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने और आसपास की ठंडी क्षेत्र वायु एक स्थान को भरने के लिए वहाँ से जो है वायु चक्र शुरू हो जाता है, तो वहीं से तूफान या हवा चलती है, इसी कारण चलती है। क्योंकि गर्मी के कारण जो है हवा हल्के होकर ऊपर उठ जाती है, जहाँ पे यहाँ पे शून्य नीचे में जो है निर्वात क्रिएट होता है, तो उसी निर्वात को भरने के लिए वहाँ से जो हवा चलती है और वहाँ पे पवन का आगमन होता है, ठीक है। तो यही विद्या है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। तो हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से जो है 5 भागों में विभाजित है, जो पृथ्वी के सतह से आरंभ होकर होती है। जैसे कि ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल,
बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। अब देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये बीपीएससी 68 में शायद पूछा गया था कि औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं और मौसमी सभी जितने भी मौसमी की क्रियाएं होती है, बादल वगैरह सब इसी में जो है, वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी के अंदर होती है, क्षोभ मंडल के अंदर। अब देखते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर की भाग को समताप मंडल कहा जाता है और इसका लगभग 50 किलोमीटर, 13 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादल एवं मौसम संबंधी घटना से लगभग मुक्त होती है। यहाँ पे बादल, मौसम संबंधी घटनाएं कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है, क्योंकि वहाँ पे मौसमी घटक जो है घटना होती ही नहीं है, तो वहाँ पे आसानी से जो है एरोप्लेन उड़ाया जा सकता है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत जो है सूर्य से आने वाले हानिकारक गैस से हमारी रक्षा करती है, हानिकारक किरण से। आगे है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इसी परत में आने पर जो है जल जाता है। तो उधर तो ऊपर तो वायुमंडल नहीं है, तो मध्यमंडल में थोड़ा सा वायु होने के कारण यहाँ पे घर्षण से जो है वहाँ पे उसमें जो है उल्का पिंड में आग लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। वायुमंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक यह फैला। यह रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः परिवर्तित कर दी जाती है। अब देखते हैं बहिर्मंडल। वायु के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है जहाँ हल्की गैस हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब इसके बारे में अगर देखें यहाँ पे वायुमंडल की परत में, तो यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन करें। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्षोभ सीमा में है टेम्परेचर जो है घटती रहती है, ऊपर जाने पे हमें घटती है। ठीक है, उसके बाद लगभग समान रहती है समताप मंडल में कुछ देर तक, और उसके बाद बढ़ जाती है थोड़ा सा और बढ़ती है यहाँ पे। ठीक है, समताप मंडल में शुरुआत में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके बाद बढ़ती है, ठीक है, लगातार। उसके बाद मध्यमंडल की बात करें तो यहाँ पे फिर से समान रहती है बराबर, फिर घट जाती है और फिर से काफ़ी ज़्यादा घट जाती है यहाँ पे टेम्परेचर। उसके बाद आता है मध्य सीमा। ये मध्य सीमा में भी शुरुआत में जो है कांस्टेंट रहती है, उसके बाद बढ़ने लगती है टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी आज का दिन, ये कहानी दिया हुआ है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हाँ, यहाँ से देखते हैं तापमान से। अगर आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप की शीलता के कारण शीलता का परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद जो शीलता का परिमाण होता है उसे तापमान कहा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल एक दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो वायुमंडल का तापमान जो है 1-2 दिन का घटना नहीं है, जबकि ये काफ़ी दिन का ये जो घटना कहा जा सकता है। आगे है आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। ठीक है, आपतन उसका हिंदी है सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घट जाता है। ठीक है, बाकी ये समझ दिया। आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव पर बर्फ से क्यों ढका रहता है। यदि पृथ्वी पर तापमान अधिक बढ़ जाता है, इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगर का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़क एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊर्जा उष्मा जो है मुक्त करते रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु इसका हम अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है कि क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल कार्य करता है। ठीक है, अगर बातें यहाँ पे करें तो पृथ्वी की सतह पर वायु भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाली दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र के स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। मतलब यही कहा जाता है मोटा मोटी कि यहाँ पे ऊपर जब अगर समुद्र से ऊपर जाते हैं, मतलब धरातल से ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है दाब घट जाता है और नीचे आते हैं तो दाब बढ़ जाता है। तो ये अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नभ के मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने कहा था कि निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो वहाँ से पवन आ जाती है और आर्द्रता लेके आ जाती है, तो वहीं से जो है बारिश होती है। ठीक है, बादल का निर्माण और बारिश का जो है इसी घटना से जुड़ा हुआ होता है। आगे देखते हैं, कम तापमान वाले क्षेत्र में ठंडी वायु जो है ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण यह स्पष्ट एवं आकाश जो है स्वच्छ होता है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि हाई प्रेशर जहाँ एरिया में होगा तो वहाँ पे स्वच्छ आकाश होता है, क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की अगर वायु गति करती है तो उसे पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है एवं तूफान के साथ पेड़ को उखाड़ देते हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो इसे महीन धूल कण उड़ाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये कहानी के रूप में दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं पवन का कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 है लिखा हुआ। तो स्थानीय पवन, मौसमी पवने और ये क्या है, अस्थायी पवन, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। ठीक है, तो इसके बारे में अगर देखें तो अस्थायी पवन कौन सा होता है, व्यापारिक पश्चिम से पूर्व पवन अस्थायी पवन होते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। ठीक है, वर्ष भर जो है निश्चित दिशा में चलती है। अगला देखते हैं मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल लेती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने ये मौसमी पवने कहलाती है। अगला देखते हैं स्थानीय पवने। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थलीय एवं समुद्रीय समीप। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहा जाता है? उत्तरी भारत में आपने पढ़ा हुआ है कि लू जो है चलती रहती है। पश्चिम से जो यहाँ पे पूर्व की ओर बहती है ये स्थानीय पवन कहलाती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर चलती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे पछुआ पवनी चलती है 35 से 60 के बीच। यहाँ से ध्रुवीय पवनी चलती है ध्रुव से 60 डिग्री के बाद। यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। तो हॉर्स लैटिट्यूड से पछुआ पवनी चलती है। उसके बाद यहाँ से जो है इधर की तरफ यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें स्थानीय। अच्छा, ये है व्यापारिक पवनें स्थायी। ये अस्थाई, ये हमेशा चलती रहती है। ये आगे देखते हैं। उसके बाद जो है चक्रवात के बारे में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। आगे हम देखें तो आर्द्रता के बारे में अगर देखें तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशय से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में स्थित किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशय से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बनता है। ठीक है, और वायु में किसी भी माध्यम से जलवाष्प की मात्रा को जो है आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? जो जलवाष्प होती है तो किसी भी मात्रा से, जैसे कि धरती से अपने जो है जल को चुरा कर एक जलवाष्प बन जाती है तो उसे आर्द्रता कहते हैं। फिर पवन वो नदी से भी जल अगर वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा धारण करती है तो उसे आर्द्रता कहते हैं। उसमें जो जल की मात्रा होती है उसे ही आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे कि वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाते हैं। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, यह असहज महसूस करते हैं।
कहा यही जा रहा है कि जितना पवन गर्म होगा उतना ही जो है उसमें जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय कपड़े जो है ज़्यादा नहीं सूखते हैं। ठीक है, यही कहा जा रहा है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प जो है उसमें जो आर्द्रता में जल था वह संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बन जाता है और बादल इन्हीं जल का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं सकती है तो यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि जलवाष्प ऊपर उठता है और ये ठंडा होकर संघनित होने लगता है तो उसमें जो है जल धारण क्षमता खत्म होने लगती है और इतना भारी हो जाती है तो वह वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है, यही कहा जाता है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं गर्म वायु, आर्द्रता भरी गर्म वायु ऊपर गई, उसके बाद ठंडी वायु इसको धकेल रही है और ऊपर जाती है, इसकी जो है संघनन होकर यहाँ से जल नीचे गिर जाती है जिससे बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रवातीय वर्षा के बारे में देखा जा रहा है, यहाँ पे पर्वतीय वर्षा के बारे में देखा जा रहा है और यहाँ पे जो है संवहनीय वर्षा जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, आगे कहाँ देखें, आगे है आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इस इंजन से निकलने वाली निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित कुछ नमी जो है कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो ये कहा जाता है कि जेट के जब जाने के बाद आपने देखा होगा कि वाइट प्रकार का जो पथ चिन्ह छोड़ता है, तो यही जो है नमी संघनित हो जाती है, इसके कारण जो है यह दिखाई देती है कुछ देर तक। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ से नीचे बहता है और निचले इलाके में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। ये हमने देख लिया है। ठीक है, आइए अब अगला चैप्टर देखते हैं। तो आइए अगला चैप्टर हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, यहाँ पे कहानी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं, इन घटक में अंतर के कारण किसी स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः 3 श्रेणियों में जो है वर्गीकृत की गई है। तो इसकी बात करते हैं। पहला है वन, जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारक के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेगा, आगे देखते हैं। उसके बाद होता है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। उसके बाद होता है कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है, सलीमा हिमालय की यात्रा में यह अनुभव किया कि अपने पिता को बता रही थी कि उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थान पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पति के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन के बारे में अन्य जानकारी दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर पर मिलती है। यही मोटा मोटी यहाँ पे जो है सार में अगर बोले तो हिमालय क्षेत्र में जो है भूमध्य रेखा से लेकर नीचे में भूमध्य रेखा के वनस्पति पाए जाएंगे और ऊपर में सबसे हाईएस्ट ऊपर में जाने पर ध्रुव पे जो वनस्पति होती है वहाँ पे ऊपर 6000-4000 मीटर ऊपर पे उस प्रकार की वनस्पति वहाँ पे मिल जाएगी। आगे देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति और उसके गुण और वहाँ पर निवास करने वाले जीव की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब वन देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। यह वन घने भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष एवं अत्यधिक वर्षा यहाँ पे होती रहती है। आपको पता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूरे वर्ष हर दिन वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। चूँकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पेड़ की पत्तियाँ
पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए उन्हें सदाबहार कहते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि वहाँ पे पेड़ पत्तियाँ तो झड़ जाती है, लेकिन इतनी सघन होती है कि वो पत्तियाँ गिर जाती है और दूसरे दूसरे झाड़ी की जो है अनेक प्रकार के बन पा जाते हैं। तो एक पत्ती एक समय पर झड़ती है तो दूसरे में हरी रहती है, उस प्रकार से जो है हमेशा सदा हरा रहता है। ठीक है। काफ़ी घने वृक्ष एवं मोटी वितान के कारण दिन का तापमान भी दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इतने ऊपर में घने होते हैं कि नीचे जो है सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से जो है वन अपनी प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए, और भी लंबे हो जाते हैं उस चक्कर में। ठीक है। तो यही कहा जा रहा है। तो आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आपनुस, महोगनी इत्यादि जो है यहाँ पे मिलते हैं, जो कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। आगे देखते हैं। ब्राज़ील उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है। आपको पता है कि ब्राज़ील का जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार विश्व का फेफड़ा इसे कहा जाता है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। ठीक है। एनाकोंडा वहीं पे मिलता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का अगर फोटो अगर देखें चित्र तो इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं पर्णपाती वन के बारे में जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मानसून वन भी कहा जाता है, जो उत्तर भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के हिस्से में पाए जाते हैं। चित्र 6.4 जो कि हम देखेंगे आगे। इस क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष की पत्तियाँ जो है अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्ष में साल, सागवान, नीम और शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेश में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में अगर चित्र देखें तो इस तरह से होता है, जैसे कि हम लोग का है उत्तरी बिहार में खास करके ज़्यादा। अब देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। यह शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में होता है। मध्य अक्षांश के तटीय समुद्री जो तटीय प्रदेश है वहाँ पे पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। चित्र 6.4 में देखिए। यह सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। महाद्वीप जो है उसके पूर्वी किनारे पे जो है इस प्रकार के वन मुख्यतः मिलते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण मतलब दक्षिण पूर्व और अमेरिका नीचे और पूर्व की तरफ मिलते हैं। जैसे कि आपको अमेरिका में देखें, दक्षिण पूर्व अमेरिका में मिल जाएगा। उसके बाद दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण सदाबहार वन इसे कहा जाता है। इसमें पाया जाता है यूकेलिप्टस, चीड़ और ये इस तरह के पेड़ यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। आगे देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। यह उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन, मतलब ये कहा जा रहा है कि उच्च अक्षांश पे यहाँ पे मिलता है शीतोष्ण पर्णपाती। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन सा है? बांज, एस, बीच इत्यादि। अगर पशु की बात करें तो हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ आम प्रकार के जानवर है। फिजेंट तथा मिनोल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। क्या है? फिजेंट और मोनाल। तो ये पक्षी का आप ध्यान रख सकते हैं नाम। तो फिजेंट तथा मोनाल एक पक्षी है जो कि शीतोष्ण पर्णपाती वन में जो है मुख्यतः यहाँ पे पाए जाते हैं। फिजेंट और मोनाल यहाँ पे दिया हुआ है, पिक्चर भी आप देख सकते हैं। फिजेंट ये हो गया और मोनाल ये हो गया। ठीक है। फिजेंट और मोनाल शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण पर्णपाती वन में फिजेंट और मोनाल। आगे देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर में जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है उसमें आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारे में अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कहा जा रहा है कि इससे पहले हमने देख लिया है कि ये जो शीतोष्ण पर्णपाती और शीतोष्ण सदाबहार वन जो है
ये दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र में मिलते हैं। महाद्वीप के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में जो है भूमध्यसागरीय वनस्पति मिलती है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। यह भूमध्यसागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्यसागर के समीप वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए उसका नाम यहाँ से भूमध्यसागर के क्षेत्र से पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्यसागर के बाहरी प्रदेश जैसे कि यूएसए के जो है कैलिफोर्निया में जो है भूमध्यसागरीय वनस्पति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में भी पाई जाती है, दक्षिण मतलब नीचे, और पश्चिम वेस्ट में जो है ये जो है मिलती है भूमध्यसागरीय वनस्पति। दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में मिलती है एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ये भूमध्यसागरीय वनस्पति मिलती है। इन प्रदेश में गर्म एवं ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू सिट्रस फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें लोग द्वारा अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए वहाँ की वनस्पति को हटा दिया जाता है और वन जीवन कम है। आगे देखते हैं शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश मतलब हाई एल्टीट्यूड में जो है वहाँ पर मिलती है शंकुधारी वन के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसे टैगा भी कहा जाता है। ये अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं, मतलब ये कहा जा रहा है कि अधिक ऊंचाई और अधिक ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे आप तो टैगा प्रकार की वनस्पति, जिसे यही कहा जाता है शंकुधारी वन भी कहा जाता है। इन वृक्ष को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये मतलब नरम होते हैं, ठीक है, जबकि भूमध्य मतलब रेखीय प्रदेश में ये काफ़ी कठोर थे, यहाँ पे जो है काफ़ी नरम है। इस वृक्ष को काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस पैकिंग के लिए बक्से बनाए जाते हैं। चीड़, देवदार आदि यहाँ का जो है प्रमुख पेड़ है, ठीक है। यहाँ सामान्यतः रंजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर जो है यहाँ पे मिल जाता है। टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ टैगा, ठीक है। ये टैगा प्रकार की शंकुधारी वन आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में देखें तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं और ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है घास स्थल कहाँ होता है, तो यह निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची तथा 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल जो है इसी का जो है उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। समान रूप में उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ वगैरह जो है पाए जाते हैं। अब देखते हैं, ये देख लिया है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। अब देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल। तो ये मध्य अक्षांश के क्षेत्र में महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते थे, ये दोनों ओर भूमध्य रेखा के दोनों ओर ही मिल सकता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जबकि शीतोष्ण घास स्थल जो है मध्य अक्षांश के क्षेत्र में महाद्वीप के भीतरी भागों में मिलेंगे और यह घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में समांतर जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप वगैरह यहीं पे शीतोष्ण घास स्थल में मिलेंगे आपको। उसके बाद कटील झाड़ियाँ आपको पता ही है कि रेगिस्तान में मिलते हैं और महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे आपको पता है कि महाद्वीप का पश्चिमी किनारा मुख्यतः रेगिस्तान होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। आगे देखते हैं, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा और बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटियाँ झाड़ी जो है मिलेगी। यह अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, मतलब सबसे अगर एक्सट्रीम अगर आप ध्रुव के अगर तरफ जाएं तो वहाँ पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जिसमें लाइकेन, झाड़ी, छोटी छोटी झाड़ी मिलेगी, आपको बड़े बड़े वृक्ष नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको उत्तरी अमेरिका, कनाडा और रसिया वगैरह में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन जानवर पाए जाते हैं, सील, वाल्डस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी इत्यादि जो है यहाँ पे मिल जाएगी। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस, अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ये हमने याद किया हुआ है, ठीक है।
वाल्डस ये हो गया, आपको चित्र में देख सकते हैं। ध्रुवीय भालू ये है और सील ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला चैप्टर जो कि होगा हमारा, ये कौन सा चैप्टर है? 6 था, तो 7th आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7, मानवीय पर्यावरण, बस्ती, परिवहन एवं संचार। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो बस्ती के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करें हम, तो बस्ती क्या है? बस्तियाँ वे स्थान जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक अस्थायी जगह एवं घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्ती का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्ध एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार वाणिज्य के विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्ती बड़ी होती चली गई और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। अब क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील और ह्वांगहो नदी के किनारे हुई विकसित सभ्यताओं का नाम याद है? आगे देखते हैं, बस्ती अस्थायी और अस्थायी हो सकती है। जो बस्ती कुछ समय के लिए बनाई जाती है उसे अस्थायी बस्ती कहते हैं। घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वत के निवासी अक्सर इस प्रकार की बस्ती में रहते हैं। ठीक है, वे आखेट संग्रहण स्थानांतरी कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्ती आज अस्थायी बस्ती है। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है, मानव बस्ती। आगे देखते हैं, आगे कहानी दिया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रामीण एवं शहरी बस्ती, ग्रामीण बस्ती होती है। ग्रामीण एवं शहरी बस्ती, गांव जो है ग्रामीण बस्ती होती है गांव में, जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। मतलब ग्रामीण बस्ती थोड़ा सघन नहीं होकर प्रकीर्ण बस्ती ज़्यादातर होती है, अलग अलग क्षेत्र में, दूरी दूरी पे। तो ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्ती में घर पास पास बने होते हैं। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखें तो ये सघन बस्ती है और ये प्रकीर्ण बस्ती है। ठीक है, फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु क्षेत्र में जो है, जहाँ पे जीवन जीना जो कठिन है, वहाँ पे जो है प्रकीर्ण बस्ती का निर्माण होता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाले क्षेत्र बनाते हैं। जिस स्थान पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म आदि शिल्प पर घर बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊंचे जगह पर ऊंचा पे मकान बनाया गया है। गर्म जलवायु क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छत फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग कर घर बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार नगरीय बस्ती में नगर छोटी एवं शहर उनकी बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं और अपने राज्य के कुछ गांव, नगर के शहर का नाम लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है परिवहन। तो परिवहन लोगों को सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अत्यधिक दूरी यात्रा करने के लिए अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान ढोने के लिए पशु का उपयोग करते थे। पहिए की खोज के बाद परिवहन आसान हो गया। ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी ये सब तो पता ही है। आगे देखिए, सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। सड़क कच्ची और पक्की प्रकार की हो सकती है। मैदानी क्षेत्र में सड़क का घना जाल बिछा है। मरुस्थल, वन एवं ऊंचे पर्वत क्षेत्र में स्थानों पर भी सड़क बनी हुई लेकिन कम। हिमालय पर्वत और मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। उच्च भूमिगत सड़क में भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। भूमि के अंदर से जो गुजरती है तो इसे सबवे कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये सब बेसिक जानकारी है। इसमें आगे देखते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग तीव्रता एवं कम खर्च वाले लोगों के आगमन एवं भारी सामान ढोने के कार्य का होता है। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। मतलब वाष्प यहाँ पे कहा जाए औद्योगिक क्रांति ने
या मुख्यतः रेल का परिवहन के विकास का मुख्य कारक जो है आप अगर माने तो औद्योगिक क्रांति है। उसके कारण ही भारी भारी सामान को ढोने के लिए जो है एक परिवहन का विकास किया गया, जिसे रेल परिवहन कहा गया। डीजल एवं विद्युत इंजन ने व्यापक रूप से वाष्प एवं इंजन का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ी ने परिवहन की गति और भी तीव्र हो गई है। मैदानी भाग में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रेल मार्ग बनना आजकल संभव हो गया है, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग में जाल भांति विकसित की है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे जैनिंग एवं ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं आपको ट्रांस साइबेरियन मार्ग के बारे में। यहाँ पे देखते हैं, ट्रांस साइबेरियन मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट व्लादिवोस्तोक तक चलती है। तो यहाँ पे देखिए सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पे अगर देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग है लेनिनग्राद में, रसिया में। वहाँ से मॉस्को जाती है, मॉस्को से कजान से येकटेरिनबर्ग, इसके बाद ट्यूमिक जाता है, उसके बाद ओमस्क जाती है, इसके बाद यहाँ पे नोवासिर्स्क जाती है और क्रान्स्क जाती है उसके बाद अंगास्क जाती है और चिंता, उसके बाद खोबरोवास्क जाती है, उसके बाद व्लादिवोस्तोक यहाँ पे लास्ट चल जाती है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे देखते हैं जलमार्ग। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी एवं भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। यह दो मुख्य प्रकार की है, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। नदी और झील में हम अपने देश के भीतर जो भी जलमार्ग होते हैं उसे अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। जैसे कि आपको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, नेशनल वाटरवेज 1, हल्दिया 2 जो भी है। आगे देखते हैं, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी समुद्रीय एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल ढोने और एक सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तन से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन एशिया में हो गया सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में हो गया न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में हो गया डरबन और एवं केपटाउन, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये सब जो है मुख्य विख्यात पत्तन है। आगे देखते हैं वायुमार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात मौसम जैसे कोहरे हो गया, तूफान से वगैरह से प्रभावित होता है। उस मौसम में, प्रतिकूल मौसम में यह यूज में नहीं आ सकता। यह यातायात का अकेला साधन है, सर्वाधिक दुर्गम एवं स्थान पर पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं बन सकती, वहाँ पर इसी वायु मार्ग का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार एवं तीव्र संसाधन को विकसित कर लिया है। चित्र 7.1 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है चित्र 7.1 में। ठीक है, आगे देखते हैं, संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आ गई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधन का प्रयोग होता है। समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए उनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता नहीं बल्कि इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़ एवं सिनेमा हॉल ये तक के टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अब देखते हैं आपको विश्व के प्रमुख समुद्री और हवाई पत्तन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, मैप में आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर हम देखते हैं। ठीक है, आइए। तो आइए अब देखते हैं आपको मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश में किस प्रकार के लोग रहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। तो ये कहानी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ से देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में जीवन किस प्रकार से चलती है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अमेजन बेसिन में अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें 8.2। ठीक है, ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यह आप सभी को पता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। अगर यहाँ पे बोल रहा है ध्यान देने के लिए, यहाँ पे है 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच। अगर बात करें यहाँ पे 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच ये अमेजोन बेसिन है। ठीक है, यही कहा जा रहा है। अब आगे है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ से जो पहाड़, यहाँ पे पहाड़ी एंडीज पर्वत है, तो यहाँ से जो है नदी निकलती है, बहुत सारी नदी, और यहाँ पे अंध महासागर में गिर जाती है। ठीक है, यही कहा जा रहा है। आगे देखते हैं मोहाना। जिस स्थान पर कोई नदी या अन्य जलराशि मतलब क्या कहा जा रहा है कि कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसी नदी का मोहाना कहते हैं। अमेजोन नदी में बहुत सारी नदियाँ सहायक नदी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छठे भाग से अपवहित होती है। यही कहा जा रहा है। क्या अब इस बेसिन में उस स्थिति उन देशों का नाम बता सकते हैं जिसे भूमध्य रेखा गुजरती है। ये कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। इक्वाडोर हो गया, यहाँ पे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, यही देश है। और पेरू भी है, पेरू भी टच करती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। पेरू को टच करती है। यहाँ पे देखिए इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील ये हो गया, और पेरू को भी टच करती हैं। ये भूमध्य रेखा के बारे में बात कर रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा था। यहाँ पे था जब स्पेन के अन्वेषक ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारी ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के ओमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह की याद दिला दिया। इस प्रकार यहाँ का नाम जो है अमेजोन कहा जा रहा है कि अमेजोन जो किस प्रकार इसका नाम पड़ा, तो जब स्पेन के जब खोजकर्ता आए थे यहाँ पे, तो सुरक्षा मतलब वहाँ के जो स्थानीय प्रजाति, मतलब यहाँ पे स्थानीय जो निवासी थे, वहाँ पे घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने उस पर जो है आक्रमण कर दिया था, जो कि उन्हें याद दिला रहा था प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धा का। तो उसी के नाम पे जो है इसका नदी का नाम पड़ा है अमेजोन नदी। आगे देखते हैं, आगे जलवायु के बारे में देखते हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजोन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय में लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी के नाम पूर्व चेतावनी किया। जैसा कि हमने बताया था कि वहाँ संवहनीय वर्षा हमेशा हर दिन शाम को होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। वहाँ की जलवायु के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि अमेजन बेसिन में जीवन किस प्रकार का है। तो अमेजन बेसिन में इस प्रकार का ये नदी है। उसके बाद वहाँ की जलवायु कैसी है ये हमने देख लिया। चिपचिपा रहता है, हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। उसके बाद वर्षा वन के बारे में, वहाँ के बारे में हम देख लेते हैं अमेजन में वर्षा वन किस प्रकार से। तो अब यहाँ पे बात करें तो इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन उग जाते हैं। इतने सघन होते हैं कि पत्ती तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती हैं। यह केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधा के रूप में यहाँ ऑर्किड और ब्रोमीलायड पैदा होते हैं।
तो आप यहाँ पे एक और पौधे का नाम देख सकते हैं, परजीवी पौधा ऑर्किड और ब्रोमीलॉयड। ठीक है, ये परजीवी पौधा है जो कि पेड़ पे उगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही है आपको ऑर्किड। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्षावन में प्राणीजात की प्रचुरता होती है। टूकन, यहाँ पे टूकन कहा जा रहा है, टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान प्रजाति से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे टूकन का चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है टूकन प्रचुर मात्रा में गुंजन पक्षी और इस तरह के बड़े बड़े चोंच वाले पक्षी जो वहाँ पे मिलते हैं भूमध्यरेखीय क्षेत्र में। प्राणी में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ इनमें पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ जैसी कुछ प्रजातियाँ हैं। ठीक है, सांप की प्रजातियाँ। आगे है, इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या मत्स्य समेत मछली की विभिन्न प्रजाति अमेजन नदी में मिलती है। इस जीव की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। आपने मूवी एक देखा हुआ हॉलीवुड में, पिराना। ठीक है, तो ये पिराना मछली जो है बहुत खतरनाक होती है, तो ये जो है अमेजन नदी में ही मिलती है। ब्रोमीलियड के बारे में जानकारी देखते हैं। तो ब्रोमीलियड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, ब्रोमीलियड। आगे देखते हैं, ये टैपीर है। टैपीर के बारे में आप देख सकते हैं, ये अमेजन क्षेत्र का जो है। आगे देखते हैं, वर्षा वन के निवासी। यहाँ पे जो है कौन कौन निवास करते हैं। यहाँ के लोग छोटे क्षेत्र एवं वन के वृक्ष को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। वृक्ष को काट कर जो है, क्योंकि वहाँ पे घने वन है, तो वृक्ष को काट कर वहाँ पे फसल उगाते हैं। यहाँ पुरुष शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसल का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। टेपियोका मतलब कॉफ़ी शायद इसका नाम है। क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है, इसलिए महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन पद्धति /बर्न पद्धति, जैसा कि स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, उसे का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य आहार मैनियोक, यहाँ के जो अमेजन बेसिन के क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उसका मुख्य आहार मैनियोक कहा जाता है। ठीक है, मैनियोक, ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट ये नोट करने वाला है। मैनियोक कहाँ का जो है मुख्य आहार है, तो आप कह सकते हैं कि वर्षा वन में जो रहते हैं लोग, वहाँ का मुख्य आहार जो है मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। कसावा या मैनियोक ये वहाँ का मुख्य आहार माना जाता है। तथा आलू की तरह ज़मीन में अंदर यह जो है मैनियोक का कसावा जो है ये आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होती है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घर के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत के आकार वाले छप्पर में घर में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मेलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घर में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाले होती है। मेलोका, ठीक है, मेलोका जैसे घर में रहते हैं, और कुछ जो है मधुमक्खी के छत्ते आकार वाले जो है छप्पर जो बनी रहती है उसमें रहते हैं। अमेजन बेसिन के लोग के जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के क्षेत्र में भी सभी भाग में जो है पहुंचना संभव हो गया। 1970 में बना था आपको ट्रांस अमेजन महामार्ग, ये भी पूछा जा सकता है। अनेक स्थान पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फल से वहाँ मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहाँ वे पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ठीक है, यही कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ क्या था, यहाँ पे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति के बारे में लिखा हुआ है कि झाड़ी को साफ करते हैं, फिर इसको जलाया जाता है, जिससे जो है पोषक तत्व मिट्टी मिल जाते हैं और साफ भूमि पर वर्षों तक फसल जो है पैदा की जाती है। बार बार अगर प्रयोग करते हैं तो ये पोषक तत्व खत्म हो जाता है, तो उसको छोड़ के दूसरी जगह जो फिर से
वन को काट कर जला दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से खाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं विकास की गतिविधियाँ के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा सा भाग लुप्त होता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि वर्षा वन लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा वन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि में बदल जाती है। यहाँ पे आप अगर देखें, यहाँ पे चित्र में दिखाया जाता है कि पहले इस प्रकार से वन था, तो यहाँ पे वन था तो काफ़ी भूमि थी, और यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे वन के बाद यहाँ पे काफ़ी जो है भूमि वहाँ से ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब वहाँ पे हमने देख लिया अमेजोन जंगल में कहाँ कैसे था जीवन, तो अब हम देखते हैं अपना भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार की है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। चित्र संख्या देख लीजिए। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के मध्य अक्षांश में अवस्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। नदी कौन कौन सी है? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें प्रवाहित होती है। एटलस की सहायता से आप देख लीजिएगा। आगे है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तक तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसूनी में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। उसके बाद अगर देखें आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी बेसिन के बारे में कहा जा रहा है। 10 डिग्री कितना बोल रहा है, कितना बोला जा रहा था अभी, 10 से 30 के उत्तर। ठीक है, यहाँ पे लगभग 30 है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 30 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 10 डिग्री यहाँ पे। तो 10 से 30 डिग्री के मध्य जो है आपको ये मिलता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा की नदी और उसकी सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र की नदी और उसकी सारी सहायक नदी ये मिलकर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है यहाँ पे इस क्षेत्र में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बेसिन क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। उनका मानव प्रवास मैदानी के क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि वहाँ पे जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं हैं, इसलिए यहाँ पे जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है जनसंख्या घनत्व जो है अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थान पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है तो यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है। नदी भी है, अधिक वर्षा भी यहाँ पे होती है। इसी प्रकार यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा भी है। गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम के क्षेत्र में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भाग में सिल्क एवं कीड़ों का संवर्धन सिल्क उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं विभिन्न भू आकृतिक के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करें तो इसमें सागवान, साखू, पीपल तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा तथा मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भाग में चीड़, देवदार एवं फर जैसे जो है शंकुधारी पेड़ जो है पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिसमें जो है हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाले गेंडा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाया जाता है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल
झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछली का सबसे लोकप्रिय प्रजाति इस जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की है। मछली एवं चावल जो है इस क्षेत्र में रहने वाले के लिए आपने पढ़ा है कि वेस्ट बंगाल में मछली चावल काफ़ी फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वेदिका का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह करके कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो सके। ठीक है, ढलान पर जो है सीढ़ी की तरह बना के काट के बनाया जाता है और वहाँ उस पर जो है कृषि की जाती है, तो उसे कहा जाता है वेदिका निर्माण के माध्यम से कृषि। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंग वाला गोंडा, मगर और वेदिका कृषि। अब देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र एवं यहाँ पे देखते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूस कहते हैं अथवा अंधी डॉल्फिन। हम लोग स्वैस कहते हैं यहाँ पे उत्तर बिहार में क्षेत्र में। तो यहाँ कहा जाता है सूस की उपस्थिति जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं गहरी शहरी गंदगी में इस प्रकार की प्रजाति नष्ट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अंधी डॉल्फिन। ठीक है, एक केस अध्ययन के बारे में, केस स्टडी के बारे में देखें तो झील जीविका का साधन। अगर यहाँ पे पढ़ें तो विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछली की विभिन्न प्रजाति को पालने के लिए उसके अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया और झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछली को भोजन बनाते हैं। झील के आसपास भूमि उपजाऊ है और इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है और खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है और वहाँ लोग बहुत संतुष्ट हैं। यही है। अब देखते हैं आगे। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के कई इलाकों में बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, इन शहरों में यहाँ स्थित उद्योग का गंदा पानी बहकर गंगा नदी में चला जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्षेत्र में जो है आप अगर बात करें गंगा के किनारे के शहर में पर्यटन इसके महत्वपूर्ण क्रिया है। जैसे आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा में यमुना के किनारे संगम में, उत्तर प्रदेश में काशी हो गया और उसके बाद प्रयागराज हो गया। ये सब जो है काफ़ी पर्यटनीय स्थल है। एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य जो है तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति इसी क्षेत्र में निवास करते हैं, इसी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं रेगिस्तान में जीवन। इसमें लिखा हुआ है कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों के चढ़ने के लिए घास न हो, फसल को उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव का जीवन कठिन हो जाता है। अब हम विश्व की उन स्थान के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं, अत्यधिक विषम परिस्थिति में कहा जाए। इसमें कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान एवं तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। इन स्थान में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ लोग कृषि करने के लिए वहाँ पे बस जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में पढ़ते हैं। तो यह विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग में फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? हमने बताया था, क्लास 6 में लिखा हुआ था कि भारत का क्षेत्रफल कुल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ सहारा के रेगिस्तान का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग 3 गुना जो है भारत से 3 गुना लगभग सहारा मरुस्थल है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश की बात करें तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया,
मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिम सहारा। ये कुल 11 देश में जो है सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उत्पन्न होता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहाँ की बजरी मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि जब भी आप सोचते हैं कि रेगिस्तान क्या होता है तो वहाँ पे आपको बालू बालू नज़र आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे बजरी के मैदान, नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी कुछ सतह स्थान पर 2500 मीटर अधिक ऊंचे भी होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया रेगिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालू का निशान भी नहीं है, बालू ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे टीले भी हैं। तो इस प्रकार से भी रेगिस्तान हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है यहाँ की नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सहारा रेगिस्तान है, 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पे देखिए पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, चाड, सूडान, नाइजर, माली, इस 11 देश में कुल जो है सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। आगे देखते हैं जलवायु। यहाँ का जलवायु के बारे में देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए, बहुत ही छोटे ऋतु के लिए जो है समय के लिए यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय करने की अपेक्षा तेजी से गति से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, जबकि दिन का तापमान 50 डिग्री से ऊपर और रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और रात अत्यधिक ठंडी हो जाती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री के सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दिन में जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात को 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात की बात करें तो सहारा रेगिस्तान वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थान पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मतलब खजूर के द्वीप से जो है घिरे खजूर के पेड़ से घिरे जो है हरित द्वीप पाए जाते हैं यहाँ पे। आगे हैं ऊँट, लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ प्रमुख जीव जंतु है। यहाँ पे देख ले सकते हैं सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान किस प्रकार का है, इस तरह से। आगे देखते हैं वहाँ के लोग के बारे में देखते हैं। सहारा रेगिस्तान में कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। इनमें बोइदू, तुअरंग भी शामिल है। जलवायु जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं और इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशु के बाल से बालों का उपाय चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल, बड़ी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र भी पहनते हैं। आगे देखते हैं सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और यहाँ चावल, गेहूँ, सेम जैसे फसल भी जो है उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खेत संपूर्ण विश्व में अत्यधिक महंगे वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की बात करें, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिद के ऊंचे कांच की खिड़की वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुअरंग लोग विदेशी पर्यटक के मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल,
तेल गैस के कार्य में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ पे भी मॉडर्न हो रहा है लोग सब। अब देखते हैं ठंडा रेगिस्तान। हमने गर्म रेगिस्तान देख लिया सहारा। अब ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय स्थित ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी और दक्षिण में जास्कर श्रेणी, मतलब काराकोरम और जास्कर श्रेणी के जो बीच में है वो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख का कहलाता है। काराकोरम और जास्कर के पर्वत के बीच में आपको ठंडा रेगिस्तान मिलेगा। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख। यह नदियाँ गहरी घाटी और गॉर्ज का निर्माण करते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे कि ग्रेंगी हिमानी भी है। लद्दाख में ग्रेंगी हिमानी पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इसकी ऊंचाई पर वायु की पतली परत होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 0 डिग्री से कुछ अधिक होता है। रात का तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु में बर्फीला ठंडा हो जाता है तथा तापमान -40 डिग्री से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, यहाँ वर्षा इस कारण जो है कम होती है। यहीं पे कहा जा रहा है ये सब जो है ये क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें ये मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्षा जो होती है 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। यह क्षेत्र में बर्फीली हवा एवं तेज जलने वाले सूरज का तापमान का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूरज की धूप में इस तरह बैठे कि आपको पैर में छाया हो तो आप एक साथ एक समय पर उष्मा घात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। आगे देखते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात। लद्दाख के बारे में देखते हैं तो यहाँ उच्च शुष्कता कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवर के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत विलो एवं पॉपुलर उपवन देखे जाते हैं। मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। घाटी में सरपत विलो एवं सरपत को विलो कहा जाता है और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजाति नजर आती है। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले समान पक्षी। ये सब आप नोट कर सकते हैं कि इनमें जो है पक्षी प्रजाति है, पक्षी वगैरह की प्रजाति है। रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप, ठीक है, सामान्य पक्षी है यहाँ पे। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इस पशु को दूध, मांस एवं इस पशु से जो है दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक दूध के लिए उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बाल का उपयोग ऊनी वस्त्र वगैरह में काम में आते हैं। आगे देखते हैं लोग। क्या आप लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ अधिकांश लोग मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। मतलब बौद्ध मठ को क्या कहा जाता है लद्दाख में? गोम्पा। प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिक्से, से, लामयूरू। ये जो है प्रसिद्ध बौद्ध मठ है यहाँ पे लद्दाख में आपको मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टदायी होती है कि यहाँ लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सव में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेत में ही काम नहीं बल्कि छोटे व्यवसाय, दुकान भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह से जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय NH 1A जो है जोजिला दर्रा को से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ के क्रियाकलाप पर्यटन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान व हिमनद की सैर
तथा उत्सव तथा अनुष्ठान में देखना यह प्रमुख पर्यटन आकर्षण स्थल यहाँ पे है। अधिक यहाँ पे देखते हैं आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख लिया। जल एवं ईंधन जैसे संसाधन की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययिता के से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ठीक है, तो इतना था हमारा क्लास 7th NCERT।